हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2024 का न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूजुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली टच करना चाहिए। अगर ये लेंदी हो रहे हैं या ज़्यादा कैलकुलेशन है तो स्किप करना बेटर ऑप्शन है। इस पेपर के दूसरे पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है और बहुत ही आसान है। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन्स मेथड इज़ एक्चुअली क्वाड्रेटिक, या कई बार रेट ऑफ कन्वर्जेंस की जगह ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मेथड का 2 होता है और रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक नेचर का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो ऐसे टाइप के इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। देखिए कैसे यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं। अगर आप आ रहा है, आप चाहे तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो वैल्यू दी है इक्वली इंटरवल पे दी हुई है। -1 पर है, 0 पर है, फिर 1, 2 एंड 3 पर वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पर हम देखें तो -1 पर वैल्यू है -13, 0 पर वैल्यू है -7 और 1 पर है -1, 2 पर है 11 और 3 पर है 35। तो हमें 4 पर वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो ये स्टेप साइज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, किसी में भी जो डिफरेंस है एक यूनिट पर 6 से कम नहीं है। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है। तो ऑब्वियसली जब हम 4 पर वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो अगर ध्यान से देखें तो पहले डिफरेंस 6 का रहा, फिर 12 का रहा, फिर 24 का रहा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट पर जो डिफरेंस है 24 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना कैलकुलेशन के ही आप इसमें ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं और वो ऑप्शन कुछ और नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी जो F4 की वैल्यू है 77 होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी फार्मूला यूज़ करके, लेकिन कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर यहाँ पर 77 के नियर बाई कोई और आंसर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 37 की जगह हमारे पास ये ऐसे होता है 78 होता, तो हम यहाँ पर गेस नहीं कर पाते। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन था 77 और बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन थे 37, 27, ये 35 के बहुत ही क्लोज थे और 4 पर जो वैल्यू है उसको एटलीस्ट 35 प्लस 24 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 59 प्लस होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये जो अरेंजमेंट है इसके अकॉर्डिंग 59 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 59 से ज़्यादा एक ही आंसर है, 77 ही वैल्यू यहाँ पर दिया है, इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये काम नहीं करता है, लेकिन ये आइडिया आपके पास माइंड में हमेशा होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपका जो सॉलिड ऑब्जर्वेशन है अगर ये बेहतर है तो कैलकुलेशन को ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी डिजिट्स आर टू बी टेकन इन कंप्यूटिंग √20 सो दैट द एरर डज नॉट एक्सीड 0.01%।
0.1%। तो यहाँ पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिजिट जितना आप लेंगे उतना ही एरर कम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 कह रहा है, फिर n इक्वल टू 3 कह रहा है, n लेस देन इक्वल टू 4 कह रहा है, और ऑप्शन डी पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कह रहा है। अगर n ऑप्शन डी में n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कह रहा है तो ऑब्वियसली अगर एरर एक बार हमारा अचीव हो गया, मान लीजिए कि 5 डिजिट तक हम लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा जो एरर है, जो रिक्वायर्ड एरर से कम हो गया, तो अगर उससे ज़्यादा डिजिट तक एक्सप्रेस कर देंगे तब भी एरर उससे कम ही होगा और कम होता जाएगा। तो इसलिए जो आंसर होगा इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 या लेस देन इक्वल टू समथिंग नहीं हो सकता है, इसको ग्रेटर देन सम डिजिट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम 4 या 4 डिजिट से ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं रूट 20 को एक्सप्रेस, तो जो हमारा एरर है वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विदाउट कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस प्रॉब्लम ये क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम नहीं है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगेन न्यूटन रैप्सन पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन्स मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का एक सिंगल फार्मूला होता है और वेल नोन फार्मूला है, और वो क्या है, एक्शन प्लस 1 इक्वल टू एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डैश एक्सन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 106 में, द वैल्यू ऑफ डेल लॉग एक्स। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डेफिनेशन लॉग एक्स प्लस एच, यहाँ पर स्टेप साइज एच एज्यूम कर रहे हैं, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। डेल एफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लगा के लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बाई टेकिंग द स्टेप साइज 1/4 एंड यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप इसको 50-50 चांस ले सकते हैं, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। एटलीस्ट ये 4 to 5 मिनट लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप करिए। अगर आपका प्योर में कमांड अच्छा है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को आप बहुत ही सेलेक्टिव होके ही सॉल्व करिए। यहाँ पर स्टेप साइज 1/4 है और जो इंटीग्रल है 0 to 1 है। तो जो पॉइंट हो जाएंगे A0, A1, A2, A3, A4। A0 0 लोअर लिमिट, फिर स्टेप साइज 1/4 है तो 1/4 हो गया A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, A3 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, और A4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर 5 पॉइंट है हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y0 की वैल्यू हो जाएगी 0, y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 क्यूब, और y एट A2 यानी हाफ पर वैल्यू हो जाएगी 1/8, और 3/4 पर 3/4 का क्यूब, और 1 पर वैल्यू अगेन 1 ही हो जाएगी। अब हम सिम्पसन 1/3 रूल लगा सकते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 1 एक्स क्यूब dx की वैल्यू हो जाएगी स्टेप साइज h अपॉन 3। स्टेप साइज यहाँ पर 1/4 है, तो ये 1/4 अपॉन 3 यानी कि 1/4 × 3 हो जाएगा, और
फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है, y0 प्लस यहाँ पर लास्ट में an की जगह यहाँ पर a4 है, तो y0 प्लस y4, ये a0 है, y0 है, y1 है, y2 है, y3 है एंड y4 है। तो y0 प्लस y4 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 और प्लस 2 टाइम्स y2, ये हमारा सिम्पसन 1/3 रूल है। और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/12 टाइम्स वैल्यू y0 प्लस y4, यानी कि 0 प्लस 1 और प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3, तो y1 है हमारा 1/4³ और प्लस y3 है 27/4³ और प्लस 2 टाइम 1/8। इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/12, 1 प्लस 4 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/16 होगा और 28 हो जाएगा ये, और प्लस 1/4। यहाँ पर हम 16 अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 1/16, हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 16 प्लस 28 और प्लस 4, यानी कि 1/12 इंटू 1/16 इंटू 48 और ये 4 हो जाएगा, 4 से अगेन डिवाइड कर देंगे तो 4 और आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाना चाहिए अगर कैलकुलेशन कहीं पर गलत नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन करते हैं तो कैलकुलेशन हमेशा चांस रहता है गलत होने का, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। तो अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर देन व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ऑब्वियसली इसमें जो करेक्ट फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, डेल m इंटू डेल n। अगर fx में ऑपरेट करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है डेल पावर m प्लस n ऑफ fx के। तो ऑप्शन बी में जो फार्मूला है वही ट्रू है, बाकी सारा गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। एक्चुअली बेहतर होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहा है, इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, उसके साथ में स्टेप साइज भी मेंशन किया हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्टेप साइज मेंशन नहीं किया है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि स्टेप साइज एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो स्टेप साइज एच है और उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एच आंसर में तो सभी जगह इन्वॉल्व है, लेकिन एच क्या है ये कहीं पर मेंशन नहीं किया है, तो टेक्निकली ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेकिन एनीवे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हमें निकालना है डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब की। तो हम डेल को जानते हैं, डेल रिलेटेड होता है शिफ्ट ऑपरेटर ई से। डेल को हम लिख सकते हैं e-1 से, और इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसकी वैल्यू e-1 स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर -2e प्लस 1 अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपली e-2 प्लस ई इनवर्स
ऑफ एक्स क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 2x क्यूब और प्लस इनवर्स एक्स क्यूब में ऑपरेट करेंगे तो ये x माइनस एच का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 2x², x माइनस एच का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3x² एच प्लस 3x एच स्क्वायर हो जाएगा। एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, ऐसे ही माइनस 2x², सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा, 2x क्यूब माइनस है और एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगेन 3x² एच प्लस 3x² एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, तो सिर्फ हमें बचेगा यहाँ से 3x एच स्क्वायर और यहाँ से प्लस 3x एच स्क्वायर। तो आंसर आना चाहिए 6x एच स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f6 were given that x at this point and value of fx at this point। तो आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाना ठीक रहेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक बेटर चॉइस है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम रहता है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होती है और उसके बाद भी आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पर अगर गलत कर दिए तो वो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरा सजेशन है कभी भी एग्ज़ाम में, ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन सही हुआ रहा होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अगर किसी ने अगर गेस करके ऑप्शन नंबर सी कर दिया है तो बेटर है, उस केस में कर सकते हैं जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरी तरफ से बिग नो है, कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।